ये पुस्तक आप लोगों के पास होगी, वितान? हाँ है। यस सर। इसमें अगला अध्याय राजस्थान की रजत बूंद है। हाँ है, दूसरा चैप्टर। दूसरा अध्याय राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान की रजत बूंदें। अनुपम मिश्र लेखक हैं। इसमें पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास, पर्यावरण के प्रति जागरूकता एक संदेश है। यह एक संदेश है। दूसरा जल संकट का निदान। जल संरक्षण का संदेश। ये दो तीन खास खास बातें हैं इस अध्याय की। पर्यावरण का मतलब होता है, ये परि और आवरण दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। परि का मतलब चारों ओर, आवरण घेरा। हमारे चारों ओर जो आवरण या घेरा है वही पर्यावरण है। और हमारे चारों ओर का जो आवरण या घेरा है उसमें प्राकृतिक हैं और मानव निर्मित हैं। ये दो तरह की परिस्थितियां हैं। तो प्राकृतिक परिस्थितियां और मानव निर्मित परिस्थितियां, इन दोनों में संतुलन स्थापित होना चाहिए। मनुष्य क्या करता है कि अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
वो प्रकृति में छेड़छाड़ करता है, प्रकृति में कुछ न कुछ वो परिवर्तन करता है और उसे अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। तो जब यह छेड़छाड़ या अनुकूलन की प्रक्रिया एक निश्चित सीमा तक होती है तो ये प्रकृति हमारा सहयोग करती है, और जब उसमें छेड़छाड़ एक सीमा के बाहर होने लगती है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होने लगती है और कभी कभी बड़ा संकट उत्पन्न कर देती है। तो इसमें विशेष रूप से राजस्थान में जो जल की संकट है, जल चूंकि प्रकृति का एक घटक है और वो प्राकृतिक है, तो जल संकट के उत्पन्न होने पर किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उस विषम परिस्थिति में भी जो मनुष्य की जीविका है वो किस प्रकार जीने के रास्ते ढूंढ लेती है, यही इस पाठ का संदेश है। और हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है कि किस तरह से विषम परिस्थितियों में भी हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए अदम्य साहस का परिचय देते हैं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर वर्षा कम होती है। एक तो ये कारण बताया जाता है, बहुत पिछले इतिहास भूगोल में आप जाएंगे तो उसमें से एक चीज़ और आती है, बातें एक और बात सामने आती है कि जहाँ पर इतना सारा रेत हो, बालू, ये रेत का नाम आपने सुना होगा, या सैंडी एरिया आप कहते हैं, जो बालू का इलाका है, जहाँ पर इतने सारे बालू और रेत इकट्ठे हैं, वहाँ पानी नहीं है, तो रेत सिर्फ ये प्रमाणित नहीं करता कि यहाँ पानी नहीं है, रेत ये भी प्रमाणित करता है कभी न कभी तो यहाँ कोई न कोई नदी बहती होगी, जिस नदी के द्वारा इतना सारा रेत लाया गया होगा, बालू लाया गया होगा। इतने सारे जो रेत आए, बालू आए, तो निश्चित रूप से कभी न कभी यहाँ कोई जल का स्रोत रहा होगा। अब उन जल स्रोतों में परिवर्तन चाहे जिस वजह से हुआ हो, कुछ तो प्राकृतिक भौगर्भिक हलचल होती है जिसके कारण ये बाहरी परिस्थितियां बदल जाती हैं, और कई बार मानव ने भी इसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं। ज्योग्राफी में आप जियोपॉलिटिक्स का नाम सुने होंगे। भौगर्भिक हलचलों के द्वारा भी राजनीतिक प्रयास होते रहे हैं। वो कभी कभी द्वीपों और महाद्वीपों का स्वरूप ही बदल दिया जाता है। वो भूगर्भ शास्त्र का विषय हो गया। चूंकि भूगर्भ शास्त्र मुझे तो लगता है कि कम पढ़ा जाता है अपने देश में, लेकिन जहाँ भी पढ़ा जाता है वो विधिवत पढ़ा जाता है। जिनके द्वारा भी पढ़ा जाता है बड़ी मुस्तैदी से पढ़ा जाता है। यदि उसके प्रति जागरूकता नहीं है देश में तो ये सोए हुए समाज का प्रतीक है, उसमें जागरण आवश्यक है। मुझे तो लगता है कि जो शिक्षा की व्यवस्था होती रहती है, बार बार जो फेरबदल होते रहते हैं, उस फेरबदल में कहीं ना कहीं पूर्णतः नहीं तो आंशिक रूप से भूगर्भ शास्त्र और समुद्र विज्ञान, आप लोग भी नोट कीजिएगा, भूगर्भ शास्त्र और समुद्र विज्ञान, ये दो शिक्षा जो है देश के सारे जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उन्हें दिया जाना चाहिए
और यदि सरकारी तौर पर ये व्यवस्था नहीं बन पाती है, चूंकि देश की व्यवस्था बड़ी है, जटिल भी है, सब कुछ एक साथ संभव नहीं भी है, तो जन जागरूकता और लोक समुदाय के द्वारा इसके लिए प्रयास होना चाहिए कि समुद्र विज्ञान और भूगर्भ शास्त्र की शिक्षा सरकारी तौर पर यदि न मिल पा रहा हो तो व्यक्तिगत तौर पर भी इसका अध्ययन करना चाहिए। हम जिस धरती पर रहते हैं वो धरती के गर्भ में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें धरती को प्रभावित करती हैं, और समुद्र भी इस धरती का ही एक हिस्सा है। तो समुद्र और धरती के अंदर का जो भूगर्भ है वो इंटरकनेक्ट हैं, अंतर संबंध है उनका, और उन संबंधों का सीधे सीधे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, और पर्यावरण का सीधे सीधे मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मनुष्य होने के नाते उसका अध्ययन अति आवश्यक है, अपरिहार्य भी है, तो पढ़ा जाना चाहिए। आप सर्टिफिकेट के लिए, डिग्रियों के लिए सिलेबस में निर्धारित पाठ्यपुस्तक जो पढ़ते हैं, इसमें आप देख रहे हैं बार बार इसमें फेरबदल हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। फेरबदल के परिणाम क्या होंगे? वो दूरगामी परिणाम वो एक लंबे समय में आते हैं, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। इसलिए वर्तमान बदलते हुए परिस्थितियों में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम दूरदर्शिता के तौर पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें स्वयं से भी अध्ययन करना चाहिए। सारे विद्यार्थी समूह से, वो चाहे देश के जिस कोने में हैं, उन सबसे मेरा ही आग्रह है कि कुछ अतिरिक्त विषय जो आपके पाठ्यपुस्तक में नहीं है उनका पूर्णतया अध्ययन यद्यपि संभव नहीं है, परंतु कुछ सामान्य जानकारी, कुछ जनरल स्टडी, सामान्य तौर पर कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ, कुछ मोटी मोटी खास खास बातें निश्चित रूप से जानना चाहिए जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो राजस्थान में इतना सारा रेत और बालू आया तो कभी न कभी नदी रही होगी। कई बार हम इतिहास में ये भी पढ़ते हैं कि नदियों का मार्ग बदल जाने से कहीं एक तरफ बाढ़ आती है तो दूसरे तरफ सूखा का वातावरण हो जाता है, मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। और ऐसा भी पाया जाता है नदियों का मार्ग स्वतः भी बदलता है और उसे बदला भी जा सकता है, इस बिंदु पर भी विचार करना चाहिए। कई बार आपने देखा है बंधा बना करके उसके मार्ग को परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि नदी जो आरंभिक स्थिति में जहाँ से वो चलती है इतने लंबे चौड़े मुहाने के साथ वो नहीं चलती, पतली पतली धारा के रूप में चलती है। आगे जा करके कई सारी धाराएं मिलती जाती हैं। मान लीजिए ये नदी की पतली धारा यहाँ आई, इधर से एक नदी इधर यहाँ आके मिली, यहाँ से एक यहाँ आके मिली, तो यहाँ से इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। फिर कोई और सहायक नदी इसमें आई, कोई और आके मिली, तो इसका मुहाना और चौड़ा होता जाता है और ये जलराशि बढ़ती जाती है। जहाँ पर इस पतली धारा हो सकती है इसमें कुछ फेरबदल किया जा सकता है। तो इसके लिए भी हमें अध्ययन करना चाहिए, भूगोल का अध्ययन करना चाहिए, समुद्र विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, और सब कुछ अध्ययन करते रहना चाहिए। आप सिलेबस में जो पाठ है उसको पढ़िए। आपके पास समय नहीं है तो अपने अभिभावकों से कुछ सामान्य जानकारी दे करके उन्हें चिंतन मनन के लिए प्रेरित कीजिए। वो फुर्सत में हैं तो ये अच्छा काम कर सकेंगे। जो देश के
हित में होगा, ये काम करना चाहिए आप लोगों को। ये सिर्फ 11वीं 12वीं पास होकर के सर्टिफिकेट लेना और सर्विस पाना मात्र ही इन पाठों का उद्देश्य नहीं है। हमारे साहित्यकारों ने हमारे इस पाठ को अनुपम मिश्र जी ने लिखा है, तो बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के लिखा होगा। वो उद्देश्य तभी पूरा होगा जब सच्चे अर्थों में हम इसका अध्ययन कर पाएंगे, समझ और समझा पाएंगे। एक बात हुई कि पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। दूसरी बात है जल संकट, कहा गया है जल ही जीवन है। कई बार आपने सुना होगा कि गरीब सूखी रोटियां खा करके भी और ठंडा पानी पी करके वो स्वस्थ रहता है, और कई बार बहुत अच्छे अच्छे भोजन करने वाले और सुख सुविधा में रहने वाले लोग रोगों के शिकार हो जाया करते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण ये पानी ही है, पानी और सूरज की धूप। देखिए, हम भोजन में प्रकृति से जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, प्रकृति से जो भी हम भोजन में प्राप्त करते हैं वो जल, मिट्टी के तत्व और सूरज की किरण। आपने एक कविता पढ़ी होगी 9वीं या 10वीं में, 10वीं में ही है, फसल क्या है। आपने उसमें पढ़ा होगा कि फसल क्या है। वो लाख लाख लोगों के स्पर्श की महिमा है, मिट्टी का गुण धर्म है, सूरज की किरणों की थिरकन है। यही सब मिलकर के फसल का निर्माण होता है। ये कविता आप लोगों को याद आ रही होगी। तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि फसल जो भी तैयार होती है वो मिट्टी के तत्व हैं, जल है और सूरज की किरण है, जिसे आप फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये सब होता है। तो पौधों से हम जो भी गेहूं, चावल, आलू, दाल, सब्जियां जो भी हम पाते हैं, तो इन सब्जियों में, फलों में, अनाजों में वो क्या है सूर्य की किरणों का, उससे निकलने वाले तत्वों का। कहने के लिए सरल तौर पर हम कह देते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पर्णहरिम, जो हरा पत्ता होता है, जो उसकी हरितिमा होती है, मिट्टी के तत्वों को लेकर के, जल को लेकर के, पर्णहरिम और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, और जिसके द्वारा जो है वो पौधों में गेहूं तो आ जाता है। वो सारी बातें अलग अलग फसलों में आ जाती हैं। तो वो सूरज के किरणों में बहुत सारे तत्व आते होंगे जो केमिकल रिएक्शन करते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया से ही तो बनता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब ये वनस्पतियां जब ऐसा कर सकती हैं, तो मनुष्य भी जब चलता है खुली हवा में, तो शरीर के साथ भी बहुत सारी क्रियाएं अभिक्रियाएं होती हैं। जब खुले हवा में हम चलते हैं तो जो हमारी स्किन है वो भी इस वायुमंडल के बहुत सारे तत्वों को अवशोषित करती है, कुछ सांस के द्वारा, कुछ त्वचा के द्वारा, कुछ सूरज की धूप से। ये सारी चीजें हम लेते हैं। तो इन चीजों को भी जानना आवश्यक है। और वर्षा का जल भी अच्छा माना जाता है। आने के बाद जमीन पर बहुत सारी अशुद्धियां उसमें आ जाती हैं। यदि वो छन करके नीचे जाता है तो वो पुनः हमारे पीने के लायक हो जाता है, जिसे निकाला जाता है। तो जब जल का संकट आता है तो कैसे मनुष्य संघर्ष करता है। इसके लिए जल संकट की स्थिति में संघर्ष तो पूरे देश क्या पूरी दुनिया में होता रहता है, लेकिन हमारे देश के संदर्भ में राजस्थान का उदाहरण इसलिए लिया गया है
कि सबसे ज़्यादा जल के लिए जो मशक्कत करनी होती है वो राजस्थान को करनी होती है। एक तो रेगिस्तानी इलाका, वो भी कभी हरा भरा था, मरुस्थलीकरण के बाद वो इलाका जो है अनुपजाऊ जैसा हो गया। हालांकि अब बहुत सारा प्रयास हुआ है, वहाँ भी फसलें उगाई जा रही हैं। ये स्मृति शेष इंदिरा गांधी जी के द्वारा भी इस इलाके के लिए एक अच्छा पहल किया गया था। इंदिरा गांधी से वो नहर का निर्माण करके सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, आज फसलें उगाई जा रही हैं। फिर भी जल की ये समस्या वहाँ रहती है और है भी। वहाँ कोई ऐसी पहाड़ी नहीं है जो मानसून को रोके। वर्षा की एक प्रक्रिया है। वैसे बोलचाल में ग्रामीण अंचल में या कहीं भी जहाँ जो लोग भूगोल नहीं पढ़े हैं, मैंने भी कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ, कुछ सामान्य जानकारियाँ हर विषय की होनी चाहिए, रखनी चाहिए, और ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो चूंकि वर्षा और जल से घनिष्ठ संबंध है, थोड़ी जानकारी रखनी होती है। वर्षा मुख्य रूप से 3 तरह से होती है। एक तो चक्रवात के द्वारा हो जाता है, साइक्लोनिक रेनफॉल जिसे आप कहते हैं। चक्करदार हवाएं आती हैं, जिस इलाके से आएंगी वर्षा लेके आ जाएंगी, यदि समुद्री इलाके से हैं तो। एक संवहनीय वर्षा होती है। देखे होंगे कि जब बहुत गर्मी होती है, आज ही कल आपने महसूस किया होगा, पिछले 1 महीने से जब बहुत तेज उमस होती है और बड़ी जोरों की गर्मी होती है, बोलचाल में लोग कहते हैं कि इतनी गर्मी पर तो बारिश हो जानी चाहिए। यही संवहनीय वर्षा होती है। गर्मी के कारण हवा जब गर्म होती है तो हल्की हो जाती है और हल्का होकर के ऊपर उठती है, और ऊपर जब जाती है तो वो कंडेंस होकर के बारिश का रूप ले लेती है। और जो समुद्र से चलने वाली हवाएं होती हैं मौसम के अनुसार, मानसूनी हवाएं, मार्ग में जब कोई पहाड़ी आती है तो वो टकरा करके क्या होता है कि वो ऊपर उठने लगती है। पहाड़ी के कारण पर्वतों की ऊंचाई होती है, हवा यहाँ से चली और ऊपर गई, ऊपर चली गई, वहाँ कंडेंस हो जाता है तो बारिश हो जाती है। राजस्थान में ऐसी कोई पहाड़ी नहीं है। एक जो अरावली है, तो अरावली की दिशा अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है। यदि इसी को हम बना लें तो जैसे मान लीजिए कि यदि यहाँ से मानसून बन रहा है और यदि पर्वत की दिशा ये है, तो ये मानसून को डायरेक्ट रोकेगी, रोकेगी तो मानसून ऊपर उठेंगे और वर्षा हो जाएगी। लेकिन यदि पर्वत की दिशा यदि ऐसे हो, तो मानसून के मार्ग में बाधा नहीं आएगी और ये मानसून ये आगे को निकल जाएगा। तो कई सारी भौगोलिक स्थितियां हैं वर्षा होने या न होने के। वनस्पतियों का कम होना भी वर्षा न होने का कारण है। अनुकूल पहाड़ी का न होना भी वर्षा न होने का कारण है। और भी कुछ मौसमी और भी कुछ घटक हैं, वायु दाब इत्यादि। जिस कारण से भी हो, राजस्थान में जल की संकट लंबे समय से रही है और उस जल के संकट का समाधान करने की दृष्टि से ये पाठ लिखा गया है और जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया है। अब हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं कि इस पाठ में
राजस्थान में कुएं निर्माण कुएं निर्माण के विषय में बताया गया है। और कुएं निर्माण के साथ साथ जो पानी है वहाँ का, पानी को 3 भागों में बांटा है। पहला पालर पानी, पाताली पानी, रेजाड़ी पानी, वहाँ राजस्थान में वो जो जल स्रोत के रूप में है उसको 3 रूप में, जो वर्षा का जल सीधे प्राप्त होता है वो पालर पानी है। कई जगह वर्षा के जल का संरक्षण होता है। छत का पानी जो गिरता है, सारे छत का पानी एक जगह पाइप से निकाल दिया जाए कहीं, और उस पाइप को किसी टैंक जो ईंट की बनी हुई हाउज हो वहाँ स्टोर किया जा सकता है और उस पानी का उपयोग किया जा सकता है। तो एक पालर पानी हो गया जो वर्षा ये नदियों इत्यादि नदी नालों में मिल जाता है, या आप इकट्ठा करें तो बर्तन में इकट्ठा भी हो सकता है, हौज में इकट्ठा हो सकता है। और दूसरा जो पानी है वो क्या है कि वर्षा के बाद ये जमीन में रिसता है और इस रिस करके ये पाताल में चला जाता है, तो उसे पाताली पानी कहा जाता है। अब ये पानी बोरिंग के द्वारा नलकूप डाल करके जमीन के भीतर उससे निकाला जा सकता है, या फिर राजस्थान में या भूगोल में आप पढ़े होंगे तो एक पाताल तोड़ कुएं का नाम आता है। पाताल तोड़ कुआं, पाताल तोड़ कुआं का मतलब कि जो ज्यादा गहराई पर, सामान्यतः आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ जो कुओं की गहराई है वो लगभग 50 फीट के आसपास, 50 फीट 60 फीट के आसपास गहरे कुएं तो हमारे तरफ भी मिल जाते हैं। वहाँ हम अनुमान लगा रहे हैं कि 100 फीट के करीब ज्यादा, जो ज्यादा गहराई में हो। ऐसा है कि पृथ्वी की संरचना ऐसी है कि पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए आपको अपने सामने ग्लोब रखना होगा। चलिए वो बाद में दूसरा विषय हो जाएगा, थोड़ा सा विस्तारण हो जाएगा इसका। आप ये समझें कि वर्षा का जल जो सीधे प्राप्त होता है तो उसे हम संरक्षित भी कर सकते हैं और नदी नालों में भी जाता है। वर्षा का जल पालर पानी हो गया, और जो रिस रिस के पाताल में चला जाता है वो पाताली पानी हो गया। और रेजाड़ी पानी जो है दोनों के बीच का पानी है। दोनों के बीच का मतलब क्या, मान लीजिए यदि ये इसको हम पाताल माने, इसे हम यदि पाताल माने तो इसके ऊपर क्या होता है, वहां तो बालू ही है, ज्यादातर बालू इकट्ठा होता रहता है। ये बालू इकट्ठा हो गया,
बालू आप देख पा रहे हैं? ये बालू हो गया। तो वर्षा का पानी जो आया, यहां ऊपरी सतह पर यदि इकट्ठा हो गया, यहां पर मान लीजिए तो वर्षा का पानी हो गया। अब ये वर्षा का पानी नीचे चलता है, बालू का कण जो है वो ट्रांसफर करता रहता है, जल की नमी को नीचे भेजता रहता है, वो नीचे आता है। यदि संजोगवश बालू के बीच में यदि कोई पट्टी आ गई, ये आप देख पा रहे होंगे, आपके चैप्टर में चर्चा है एक कैल्शियम कार्बोनेट की। रसायन पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, कैल्शियम कार्बोनेट इसे आपकी किताब में पट्टी का नाम दिया गया होगा, एक और भी नाम दिया गया होगा, खड़िया। खड़िया पत्थर। तो वहां राजस्थान के कुछ इलाके में ये खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, एक मोटी प्लेट है जमीन के अंदर रेत में। तो उस इलाके में क्या होता है कि जब वर्षा का पानी चलता है नीचे, तो इसके नीचे वो नहीं जा पाता है। वर्षा का पानी रेत से होकर के नीचे तो उतरता है, लेकिन इस खड़िया पट्टी के कारण ये नमी नीचे नहीं जा पाता है, और आगे दूसरे इलाके में जाता होगा, नीचे तक जाता होगा, वो पाताल में चला जाता है इस इलाके में, भूमि के नीचे। तो यहां पर वो नमी इकट्ठा होता रहता है। अब राजस्थान में इस पट्टी को खड़िया पट्टी, कैल्शियम कार्बोनेट की पट्टी, धाधड़ो, धड़धड़ो, बिट्टूरो बल्लियो, ये वहां की भाषा में आप पढ़िएगा, किताब में लिखा होगा। तो अब रेजा पानी क्या होता है कि वर्षा का वह पानी जो रेत में रिस रिस करके नीचे तो जाता है, लेकिन वो पाताल में नहीं जाता है। वो पाताल में जाने के ऊपर ही कहीं यदि वो संचित होने लगता है उस बालू में, उस रेत में, तो उसी पानी को रेजा पानी कहा जाता है या रेजाड़ी पानी कहा जाता है। अब ये पानी के रूप में नहीं होता है, मॉइस्चर जो है वो नमी के रूप में होता है। बालू भीगा भीगा, आपने देखा होगा ट्राली पर या ट्रक पर जब बालू आता है तो ऊपर भीगा भीगा दिखता है, और जहां ट्रक खड़ी हो जाती है तो उसमें से पानी नीचे से रिस रिस के
आने लगता है, उसकी नमी जो है नीचे आने लगती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो इसमें पानी आ गया है, इसी पानी को निकालने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? ये कुएं का निर्माण होता है। इसी के भीतर क्या होता है, ये जो पट्टी है इसी के ऊपर कुएं का निर्माण होगा। यहां पर अब निर्माण कैसे होगा कि यहां से खुदाई शुरू होती है। जो कुएं की खुदाई का काम करता है उसे चेलबांजी कहा जाता है या चेजारो भी कहा जाता है। चेजारो, चेलबांजी आदि कहा जाता है। वो इसमें खुदाई शुरू करता है, इसमें से बालू निकाला गया, बसौली एक उपकरण होता है, निकाल करके बाहर हटा दिया जाता है। ये खाली हो गया, ये हिस्सा खाली हो गया। अब हिस्से में क्या किया जाता है कि जो उसकी दीवार होती है, आप इसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये गड्ढा कर दिया गया इसमें, तो ये जो खाली वाला हिस्सा हो गया, तो इसमें क्या हो सकता है कि अगल बगल से बालू इसमें आके गिर सकता है। ये दीवार से इधर से बालू भसक करके इसमें आ सकता है। तो उसके लिए क्या होता है कि इसके भीतर की दीवारों की चिनाई होती रहती है। एक विशेष प्रकार की घास जो चग या खींप होती है, मोटा रस्सा बनाया जाता है और उसके किनारे किनारे छल्ले जैसा, रिंग जैसा सर्कुलर शेप में लपेटा जाता है। अंदर से लपेटा जाता है ऐसे, और लपेटने के बाद ऐसे लपेटा जाता है, ऐसे लपेट दिया जाता है। फिर क्या होता है, और आगे खुदाई होती है। खुदाई करके इसमें से मिट्टी ऊपर से निकाला जाता है। और यहां मान लीजिए कि अगले दिन खुदाई हो गई। अब इस जो खीप का जो रस्सा है, इसको पकड़ करके नीचे दबा दिया जाता है। तो ये रस्सा जो है, रस्सा आ जाता है यहां, तो ये ऊपर वाला रस्सा नीचे आ गया, दबा दिया गया तो नीचे आ गया। अब ऊपर जो खाली हुआ और ऊपर बढ़ा करके लपेट दिया जाएगा। यहां तक भर गया, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे लपेट दिया गया। फिर इसमें से और बालू निकाला गया, निकाल करके ऊपर एक आदमी बैठा रहता है जो रस्सी के सहारे, इसमें एक डोल होती है। डोल मतलब गुड़िया नहीं, एक बर्तन होता है बाल्टी जैसा, या हाँ अभी ये बाल्टी जैसा ही होता है। इसमें ये बालू आदमी बैठा क्या करे,